हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र पे। हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे फॉर द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि सभी ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खासा वेटेज इसका एग्जामिनेशन में आने वाला है। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के वैसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन से आए हुए हैं इन बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर पोस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ fz इज एनालिटिक इन डोमेन d देन fz इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि एनालिटिक से क्या समझते हैं हम लोग। एनालिटिक का कहने का क्या मतलब है। तो अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक कहने जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। वो फंक्शन क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा और उसका यूनिक डेरिवेटिव होगा। यानी कि जो हम लोग को पता होगा कि यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई ये सब यूनिक होंगे और कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो वो एनालिटिक होता है। तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे हम लोग। ऑप्शन है कंटिन्यूअस इन डी, कंटिन्यूअस बट नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, नॉट बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन डी, डिफरेंशिएबल इन डी। तो देखिए सेकंड केस देखिए यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो वो जरूर से जरूर डिफरेंशिएबल होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी भी देख लेते हैं। देखिए फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो और वो यूनिक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड देता हो। एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और वैसा पॉइंट जहाँ पे एनालिटिक फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। जैसे अगर किसी पॉइंट पे वो एनालिटिक अपना शो नहीं कर रहा है, वैसा पॉइंट बाकी सब जगह कर रहा है, तो वैसे पॉइंट क्या होंगे, वो सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा डी पे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज लॉग जेड देन। तो सबसे पहले हम लोग log z को देखेंगे कि log z को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर एफ जेड इज इक्वल टू लॉग z, तो z को हम लोग लिख सकते हैं r ई आई थीटा। तो इसको लिख सकते हैं फर्दर हम लोग log r प्लस log ई आई थीटा। ये क्या है, एफ जेड है। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ एल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर फंक्शन कोई है तो जो यू एक्स वाई जो है वो क्या है हमारा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी एक्स वाई क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा डेरिवेटिव निकालेंगे। हम लोग को चेक करना होगा कि ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, दो चीज़ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग चेक करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, तो क्या होता है, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हाफ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जब हम लोग
चेक करेंगे तो ये कॉची रीमन यानी कि डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल आएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करके दे सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ भी सेम आएगा, हाफ 2x एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा y 2y, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस, इसको आप डिफरेंशिएट कर दे सकते हैं, ये क्या आएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कॉची रीमन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कॉची रीमन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा हम लोग को एनालिटिक होने के लिए क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो एफ डैश जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस आई यू वाई। तो यू एक्स क्या है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यू वाई क्या है, तो ये हो जाएगा प्लस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं ये क्या हो रहा है 1/z, यानी x प्लस आई वाई और नीचे उसका मैग्नीट्यूड ये 1/z हो गया। तो ये अगर इसका कंडीशन है z इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर z इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक तो है, लेकिन सारे पॉइंट पे एक्सेप्ट एट द पॉइंट 0 और 0 0 पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है, यानी यहाँ पे ये जो इसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि दो ऑप्शन सही है, कॉची रीमन इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है और एनालिटिक भी नहीं है, क्योंकि 0 पे एनालिटिक इसका फेल हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दो आंसर सही होने चाहिए, पर बीपीएससी ने इसको दिया है एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, थर्ड ऑप्शन को करेक्ट माना है। क्योंकि देखिए हमको एक चीज में क्लियर समझना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची रीमन इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ये जरूरी नहीं है मतलब कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ ही साथ उसके सारे डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एनालिटिक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If fz is analytic in simply connected domain D, then for every closed path C and D। तो इससे पहले मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ, वो है कॉची थ्योरम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 अगर कोई सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन z है, तो और एफ डैश जेड जो कंटिन्यूअस है ईच पॉइंट पे, तो ये कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आता है। अगर कोई सिंपल पोल है तो उसका अगर हमको निकालना है सिंपल पोल पे क्लोज कर्व में, तो ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे 2πi इंटू एफ ए। मल्टीपल पोल है अगर n ऑर्डर का, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग 2πi n-1 का फैक्टोरियल और n-1 टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो उम्मीद है आपको पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो एफ जेड इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी देन फॉर एवरी क्लोज्ड पाथ सी एंड डी। तो क्या होगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने थ्योरी में देखा कि ये जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड है वो इक्वल टू 0 होता है, ये थ्योरम ही है, कॉची थ्योरम है। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरम से था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन। तो इससे पहले हम लोग कुछ सिंपल पोल और रेसिड्यू के बारे में जान लेते हैं थ्योरी। तो पोल किसको कहते हैं, द वैल्यू फॉर विच एफ जेड फेल्स टू एग्जिस्ट
that is the value at which the denominator of the function fz is equal to 0। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और वैसा वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए उसको पोल कहते हैं। अगर वो पोल ऑर्डर 1 का हो तो उसको कहते हैं सिंपल पोल, और वो अगर मल्टीपल ऑर्डर का भी हो सकता है। अगर n ऑर्डर का हो तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेसिड्यू के लिए, और अगर सिंपल पोल हो तो रेसिड्यू के लिए फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। रेसिड्यू ऑफ एफ ए इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू एफ जेड। तो चलिए अब हम लोग वापस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि गिवन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन तो पहले हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस आई ए इंटू जेड माइनस आई ए। तो देखिए ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अगर आप ये देखिए, अगर हम z इज इक्वल टू आई ए ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो फिर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि वो सिंपल पोल। तो ये एक तो पहला पार्ट तुमको मिल गया, z इज इक्वल टू आई ए हमारा क्या हो गया, सिंपल पोल हो गया। अब है कि रेसिड्यू क्या होगा, हमको ये देखना है। तो रेसिड्यू हम लोग क्या देखे थे कि z अगर टेंस टू अगर आई ए है तो हम लोग z माइनस आई ए लिखेंगे, और फिर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर कर जेड प्लस आई ए इंटू जेड माइनस आई ए। तो यहाँ से ये कट जाएगा, और अब जेड के जगह पे हम लोग आई ए का वैल्यू रख देंगे। तो ये आई ए प्लस आई ए क्या हो जाएगा, 2 आई ए। तो ये हो गया आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 आई इंटू ए। इसको और हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई इंटू ए बाई 2। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा रेसिड्यू आ गया। देखिए रेसिड्यू निकालने का एक और तरीका है। जो भी वैल्यू अगर हमारा आ रहा है पोल, जैसे z इज इक्वल टू आई ए यहाँ पर आया था, तो हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल टू आई ए यानी जो ये वाला वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। जहाँ पर जिस टर्म के लिए वो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है उसको हम लोग एलिमिनेट कर कर जो बचे हुए पार्ट है, यानी ये जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस आई ए, इसमें हम लोग इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि बस वैल्यू रख देंगे। क्योंकि ऐसे भी देख रहे हैं हम z माइनस आई ए वो वैल्यू आगे लिख कर हम इसको कट ही कर दे रहे हैं। तो आप डायरेक्ट भी चाहें तो कर सकते हैं, जो z इजिकल टू आई ए पुट कर दीजिए उसके बचे हुए पार्ट में, तो आंसर सेम ही आएगा। तो क्या हमारा रिजल्ट आया, सिंपल पोल z इजिकल टू आई ए और आई ए बाई 2 रेसिड्यू, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थ्योरी था। अब ये हमारा पूछ रहा है कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज वैनिशेज देन द लॉरेंट सीरीज रिड्यूसेस टू। इसके लिए हमें इन तीनों के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कॉची सीरीज क्या होता है, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, टेलर्स क्या होता है, लॉरेंट सीरीज क्या होता है। तो चलिए कुछ थ्योरी देख लेते हैं पहले। टेलर सीरीज, तो आप ये फॉर्म याद रखिएगा टेलर सीरीज का, कि अगर कोई एफजेड एनालिटिक है इनसाइड अ सर्कल सी, सेंटर एट जेड इज इक्वल टू ए और रेडियस आर है, तो ये वाला पैटर्न हमारा टेलर सीरीज कहलाता है। इसमें देखिए अगर हम ये जो आप देख रहे हैं यही है टेलर सीरीज, तो इसमें अगर आप एफ एन ए ये वाला पार्ट बाई एन फैक्टोरियल, इसको अगर कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया गया है ए एन, ये कांस्टेंट ले लिया गया उसी टर्म को, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए एन इज इक्वल टू एफ एन ए बाई एन फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट नेट क्या आ रहा है हमारा, ए एन इंटू जेड माइनस ए पावर एन, यही है टेलर सीरीज। या ए एन कोई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है एफ एन ए बाई एन फैक्टोरियल। और अब लॉरेंट सीरीज क्या है, तो लॉरेंट सीरीज सिमिलर है टेलर सीरीज से, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है। जैसे आप ये देखिएगा, पहले हम लोग पॉजिटिव के लिए करते हैं ए नॉट ए वन ए टू ए एन, फिर उसके बाद निगेटिव चलते हैं -1 ए -2 से ए -n तक, यानी निगेटिव पार्ट भी इसमें हमारा ऐड रहता है। तो ये जो हमारा ये पार्ट तो था ही टेलर सीरीज में, एक और पार्ट ऐड हो जाता है निगेटिव वाला ए -n
पावर माइनस एन वाला। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो समेशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पे पावर एन, वेयर ए एन इज इक्वल टू ये गिवन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर निगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर अगर हम एलिमिनेट कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये वाला, और ये क्या है, टेलर सीरीज है। तो इसीलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज इज दिस is called singular part, and if that vanishes the term the remain will be nothing but Taylor series। तो लॉरेंट सीरीज में अगर नेगेटिव पार्ट को अगर हम लोग हटा दें तो वो टेलर सीरीज बन जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है। तो टेलर सीरीज में जो हम लोग यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए जेड माइनस ए ये देख रहे हैं जो हम लोग, यानी जेड इज इक्वल टू ए पे हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो जेड इज इक्वल टू ए जो है वो अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ए की जगह जीरो पुट कर दें टेलर सीरीज में, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगा। देख रहे हैं एफ जेड इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जेड इंटू एफ डैश जीरो, सारा जो ए की जगह पे जीरो पुट कर दिया तो ये मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगा। तो तीन चीज हम लोगों ने सीखा, एक टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। टेलर सीरीज सिमिलर है लॉरेंट सीरीज से, बस लॉरेंट सीरीज में नेगेटिव पार्ट एक एक्स्ट्रा है, अगर नेगेटिव पार्ट को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं तो वो टेलर सीरीज बन जाता है, और टेलर सीरीज में अगर ए की जगह जीरो पुट करते हैं तो वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा था। तो क्वेश्चन हमारा था, if the principal part of the Lorentz series vanishes then the Lorentz series reduces to। तो अभी हमने देखा अगर वो निगेटिव पार्ट अगर जो हमारा एलिमिनेट हो जाता है तो वो लॉरेंट सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज। तो ऑप्शन विल बी सी, टेलर सीरीज। ये थ्योरी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट माइनस वन इज। तो अगर थोड़ा थ्योरी यहाँ पे कंसेप्ट देख लीजिए कि किसको कहते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट किसको कहते हैं, एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन, ये है आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो अगर आर्गुमेंट पूछे हमसे जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा। इसको हम लोग और फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, और वाई का वैल्यू क्या है, वन। ठीक है, तो अगर हमसे कोई आर्गुमेंट पूछ रहा है इस आयोटा का तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y का वैल्यू वन, x का वैल्यू जीरो, यानी क्या हो गया ये tan इनवर्स इंफिनिटी। और tan इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई टू, क्योंकि tan पाई बाई टू इंफिनिटी होता है। तो जो क्वेश्चन था हमारा आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि पाई बाई टू। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कॉची रीमैन कंडीशन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आपने आपको ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कॉची रीमैन कंडीशन क्या होता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो चलिए हम इसमें हमारा v का फंक्शन दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू एक्स वाई है और u हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले फंक्शन को, v इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, u के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv को सॉरी x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y, और अगर हम लोग इसको y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। तो अकॉर्डिंग टू कॉची रीमैन कंडीशन डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि डेल यू बाई डेल एक्स अगर फंक्शन हमें मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको और ऐसे लिख लेते हैं कि डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको लिख लेते हैं इक्वेशन वन, और इसको लिख लेते हैं
इक्वेशन 2, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, u एक्स वाई का कोई फंक्शन माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई फंक्शन y की टर्म में हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई एफ एक्स का फंक्शन आ सकता है, y के टर्म में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई एफ एक्स आएगा, और हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर हम x के टर्म में कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए आप, इक्वेशन नंबर हमारा क्या था 2, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, u एक्स वाई जो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एफ एक्स को अगर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जा रहा है, तो हमारा फिर जो u का जो फंक्शन था एक्स वाई वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। क्या किया हमने, पहले कॉची रीमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, फिर एक y के टर्म में इंटीग्रेट करने पे हमारा जो फंक्शन आया वो ये आया, लेकिन यहाँ हमें एफ एक्स का वैल्यू पता नहीं था, तो एफ एक्स का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या किए, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हमने एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया ये u एक्स वाई, ठीक है। अब समझिए इस तरह के प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सकता है अगले प्रॉब्लम में हमें v की जगह u का कोई फंक्शन दिया हो और हमें v निकालना हो, ठीक है। सेम यही चीज करेंगे हम लोग, कॉची रीमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर कर वो निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन जो है गलत है। तो सबसे पहले हम लोग इजी वाला देखते हैं, आपको चारों ऑप्शन में से सबसे इजी कौन सा लग रहा है डील करने के, पहले हम लोग उसे देखेंगे, ठीक है। लेवल हम लोग उस तरह से इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं सिंगुलरिटी। आपको पता ही है सिंगुलरिटी क्या होता है, वैसा फंक्शन मतलब वैसा वैल्यू जो कि जहाँ पर ये आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, जो पोल है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं z माइनस 1, z माइनस 0, z प्लस 1 और z माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, वो पॉइंट क्या होगा, सिंगुलरिटी। तो एक तो z इज इक्वल टू 0, एक तो है z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 1। तो 3 पॉइंट है जहाँ पे ये सिंगुलरिटी है, और ये हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, हैज नो सिंगुलरिटी। तो ये तो हमारा पहला चेक में ही मिल गया, ये ट्रू नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन हमें मिल चुका है, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू माइनस 1, ये 3 वैल्यू है जहाँ पे वो पॉइंट सिंगुलर है। हमने देखा था कि अगर पोल का ऑर्डर 1 हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। आप चाहे तो किसी अदर ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, देखिए बाकी सारे तीनों ट्रू होंगे। जैसे कि अगर हम ये देखते हैं e टू द पावर z बाई जेड प्लस 4 का स्क्वायर, तो आप इसको अगर देखिएगा, हमें देखना है z माइनस 1 इक्वल टू 2। तो ये देखिए z माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एक सर्किल बनेगा जिसका रेडियस 2 होगा और सेंटर 1 होगा। तो आप यहाँ सेंटर 1 ले लीजिए, और रेडियस 2 है तो यहाँ 3 ले लीजिए, और यहाँ पे एक माइनस 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको आप लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। तो हमारा जो रेसिड्यू निकालने का जो क्या था, जो हमारा जो उसमें सिंगुलर पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू माइनस 4 है, यहाँ पर देख रहे हैं z प्लस 4 क्या है, तो ये माइनस 4 जो है वो सर्किल से बाहर है, तो रेसिड्यू जो हमारा इनक्लोज तो कुछ है ही नहीं, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, 0, यानी ये सही है। मैंने पहले ही बोला था कि अब ये अगर हमें आंसर पहले ही मिल चुका है, यानी बाकी सारे ऑप्शन
करेक्ट होंगे। ये देख ही पा रहे हैं आप, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है सिमिलर पैटर्न पे, तो ये भी सही है। इसको भी आप फर्दर एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको ये भी ऑप्शन सही मिलेगा। हमें टाइम बचाना है, हमें देखना है वैसा ऑप्शन ढूंढना है जो जल्दी हम लोग ढूंढ पाए। तो देखिए सबसे पहला हमें फोर्थ ऑप्शन ही दिख गया जिसका सिंगुलरिटी निकालना सबसे ईजी है, और हम देख पा रहे हैं कि इसमें 3 सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ पे हमारा बोल क्या रहा है कि नो सिंगुलरिटी, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि इसे पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो चौथा ऑप्शन ट्रू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिड्यू निकालना है हमें z इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो मैंने आपको दो ऑप्शन बताया था रेसिड्यू निकालने का। पहले चलिए इसको हम लोग सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिख देते हैं 2z प्लस 1 और डिनोमिनेटर को लिखते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस जेड माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 2z प्लस 1, जेड को कॉमन ले लेते हैं तो जेड माइनस 2 प्लस यहाँ 1 जेड माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2z प्लस 1, जेड माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा जेड प्लस 1। तो ये क्या क्या हो जाएगा, हमारा जो पोल है वो क्या हो रहा है सिंगुलर पॉइंट, वो हो जा रहा है हमारा z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 2। तो आपको मैंने बताया था या तो आप इस टर्म को ही हटा दीजिए, इस टर्म को एलिमिनेट कर बाकी वाले जगह पे z का वैल्यू 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं 2z प्लस 1 और z प्लस 1 में अगर 2 का वैल्यू z इक्वल टू 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 2 इंटू 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 यानी कि 5/3। देखिए ऑप्शन क्या है 1। या फिर आप इसको जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है वैसे बना सकते हैं कि लिमिट z टेंस टू 2 और यहाँ आप लिखिएगा z माइनस 2 और फिर यहाँ पर 2z प्लस 1 और z माइनस 2 इंटू z प्लस 1। तो फिर यहाँ z माइनस टू कटेगा, फिर z का वैल्यू 2 रखिएगा तो भी आपका सेम आंसर आने वाला है 5/3। लेकिन जब आपको पता चल जा रहा है कि ये कट रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इसको हटाकर बचे हुए पार्ट में हम लोग वैल्यू रख सकते हैं और हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ आंसर क्या आया z इज इक्वल जो हमारा जो z इज इक्वल 2 रखने पर जो रेसिड्यू है वो क्या आ रहा है 5/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है z माइनस आई इज इक्वल टू 1, इसका हमें इंटीग्रेट का वैल्यू निकालना है क्लोज इंटीग्रल का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बाउंड्री, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस 1 है और सेंटर क्या है 1 वाई कोऑर्डिनेट पे है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है। तो और ये हो गया आपका 1, ये हो गया -1 और ये क्या हो जाएगा माइनस आई। तो सेंटर क्या है सेंटर ये है आई, तो इससे अगर रेडियस 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i। तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये आप ड्रॉ कीजिएगा तो एक सर्किल इस तरह से कुछ बनेगा, सेंटर से होते हुए जाएगा, ये एक सर्किल बनेगा, ठीक है, रेडियस 1 का। और हमारा अब ये प्रॉब्लम है, अब ये क्या है अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो डी जेड बाई जेड प्लस 6i इंटू जेड माइनस 6i, ठीक है। तो हमारा ये देख रहे हैं कि जो पोल है वो क्या है z इज इक्वल टू 6i और 6i क्या है हमारा ये सर्किल के बाहर कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ये 2i है, ये 3 4 5 इस तरह से 6i यहाँ पर है जो बाहर सर्किल से बाहर है। तो हमको पता है कि अगर सर्किल से बाहर अगर कोई पॉइंट हो पोलर जो जो हमारा पॉइंट है और जहाँ पे निकाल रहे हैं तो वो और क्लोज इंटीग्रल में अगर वो नहीं आ रहा है उससे बाहर है तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम में कि जो एफ जेड जो है आपका क्लोज इंटीग्रल जो होता है वो 0 होता है अगर जो हमारा रेसिड्यू है वो जो बाउंड्री कंडीशन दिया उसके बाहर हो, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई प्रॉब्लम समझ में ना आया हो, आप किसी में डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।